ध्यान से, ठीक है। एक फैक्ट्री है, ठीक है, कारखाना है, उसमें 3 मशीन लगी हैं, ए मशीन, बी मशीन और सी मशीन। पहली वाली मशीन 50% प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, उत्पादन, ठीक है। दूसरी वाली मशीन 30% प्रोडक्शन करती है, तीसरी वाली मशीन 20% प्रोडक्शन करती है। अब प्रोडक्शन करेगी तो आइटम खराब निकल जाते हैं ना कुछ, तो पहली वाली मशीन द्वारा 1% खराब निकलता है आइटम, दूसरी वाली मशीन द्वारा 5% खराब निकलते हैं प्रोडक्ट, और तीसरी मशीन द्वारा 7% खराब निकलते हैं, ठीक है। अब किसी आदमी ने आके जैसे अपना प्रोडक्ट जो रखा है सामान, उसमें से कोई एक वस्तु उठाई है और वो खराब निकली, क्या निकली? फिर वो खराब निकली हुई वस्तु मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस की गई हो, ये है सवाल। आगे समझो। तो अपन पहले जितना क्लियर है कि जब दो ऐसे डाटा दिए होते हैं तो कौन सी थ्योरम लगती है? बेस थ्योरम लगती है, ठीक है। तो मेरे को जो बताओ, सबसे पहले ई किसको मानते हैं? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात क्या करना है कि वो मशीन ए के द्वारा प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मशीन ए द्वारा, ठीक है। और ए किसको लेते हैं? जो तुम्हें पता है, पता क्या है कि वो डिफेक्टेड आइटम है, खराब है ना, मतलब वस्तु तुम्हारी खराब है, वस्तु खराब लिख दो या प्रोडक्ट खराब लिख दो, एक ही बात है। अब ये समझ में आई गया कि बेस थ्योरम लगेगी, है ना। तो बेस फिर में से पी ई बटे ए, तो पी E1 पी ए अपॉन E1। तो ये ऊपर वाली घटना तो लिखते ही लिखते हैं प्रायिकता, है ना। फिर यहाँ पे 3 मशीन है, तो 3 P2 ए अपॉन E2 और प्लस P E3 और P अपॉन जी हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे। अब मान कैसे रखेंगे? E1 का मतलब क्या हो गया? मशीन। तो वो प्रोडक्शन मशीन ए से हो, तो मशीन ए कितना प्रोडक्शन कर रही है? 50%, ठीक है। उसके बाद इस मशीन के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? मशीन E1 माने पहली वाली मशीन के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा हो और फिर वो वस्तु क्या हो? खराब, है ना, खराब वस्तु। तो कितना है? 1%, बस वैसे ही लिखते जाओ। 50% गुणा 1%। दूसरी मशीन का प्रोडक्शन कितना है? 30%। खराब कितना है? 5%। तीसरी वाली मशीन का प्रोडक्शन 20%। खराब कितना है? 7%। परसेंटेज तुम लोग हल कर ही लेते हो। 50/100, 1/100, ठीक है। 50/100, 1/100, 30/100, 5/100 और 20/100 और 7/100, ठीक है। अब देखो इसके आगे की कैलकुलेशन, जी 100 गुणा 100, ऊपर नीचे का एलसीएम का हटा दो, ऊपर की संख्या लिख दो सिर्फ, तो ये आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा कितना? 100 हट गए तो 50। ये 10 का भी भाग देना है। देखो 0 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, है ना। और अगर दिक्कत हो तो ऐसा करो, ऐसे लिख दो 10 100 गुणा 100, ठीक है। तो ये ऊपर की संख्या यहाँ क्या बची? 5 बची केवल, और वही संख्या यहाँ कॉमन ले लो, 10 100 गुणा 100, ठीक है। हाँ चलो पहले उतना उतार लो, नहीं तो इधर क्या है कि कवरिंग में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग का। या शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ क्या बता? 5, यहाँ कितना? 15 बचेंगे ना, और यहाँ 7
बस तो जे और जे संख्या तो कट ही जाएगी। तो उत्तर कितना निकला फाइनली? ऊपर 5, नीचे तीनों को जोड़ो 15 5 20 और 34। देखो यही आंसर होगा। देखो ठीक है, बढ़िया सवाल। इसमें रीजनिंग नहीं है ना, 11वीं में थी रीजनिंग हैं, 11वीं में थी रीजनिंग, 11वीं में रीजन क्या कहते हैं। अब सुनो अब क्या दिक्कत हो गई, जल्दी करो। अब पहले सुन लो। अच्छा ये बताओ, गड्डी के बारे में कोई बिल्कुल कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना गड्डी के बारे में? और सुनो सवाल नंबर 11 कितना बढ़िया है। 12 हाँ, सवाल नंबर 12 कितना बढ़िया सवाल है। इसमें 52 पत्ते होते हैं, ये गड्डी में होते हैं ना। अब उनमें से क्या है कि एक पत्ता खो गया, हो जाता है क्या नहीं हो जाता? गड्डी में से एक पत्ता खो गया, और खोया हुआ पत्ते के बारे में अभी जानकारी नहीं है कि कौन सा पत्ता खोया। खोए हुए पत्ते के बाद हमने उसमें से 2 पत्ते निकाले। कौन से पत्ते निकाले? 2 पत्ते निकाले, और दोनों पत्ते क्या निकले? ईंट के। क्या निकले? ईंट के। अब इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि खोया हुआ पत्ता भी ईंट का ही हो। खोया हुआ पत्ता भी ईंट का हो। तो ये समझ में आ गया। एक बार फिर प्रयोग समझ लो। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खो गया है। खोए हुए पत्ते के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अब 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले। अब 2 पत्ते निकाले तो अब हाँ दोनों पत्ते काय के निकले? ईंट के। अब इस बात की प्रायिकता के खोया हुआ पत्ता क्या था? ईंट का था। ठीक है। अब शुरुआत सूत्र मिटा दिया फालतू का। चलो हाँ, पहले सबसे पहले लिखेंगे माना घटना। ई किसको माने? जिसकी प्रायिकता पूछी है तो खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, है ना? खोया हुआ पत्ता ईंट का हो। ईंट माने अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं। बताओ कितनी बड़ी चीज है डायमंड, हीरा, है ना? और अच्छा, खोया हुआ पत्ता ईंट का हो। ए क्या पता है? पता क्या तुम्हें? दोनों पत्ते ईंट के निकले, है ना? दोनों पत्ते ईंट के निकले। 2 ही पत्ते निकाले हैं ना? एक और सवाल पढ़ लो। 2 पत्ते निकाले ना? ठीक है। अब सीधी सी बात है, सवाल समझ में आ ही रहा है कि बेस थ्योरम ही लगेगी इसमें, है ना? तो पी ई बटे ए, ठीक है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको ई बोलते हैं, और जिसका बारे में जानकारी है उसको घटना ए लेते हैं। ठीक है। सूत्र कौन सा लगेगा? अब केवल 2 घटनाएं घटेगी। 2 घटनाएं क्या घटेंगी? या तो खोया हुआ पत्ता ईंट का होगा या नहीं होगा ईंट का, है ना? तो पी ई 1 पी ए अपॉन ई, पी ई 2 और पी ए, या पहले जी लिख दो, रिपीट कर दो इसको, E1 और E2, और दूसरी घटना E2 ले लो, पी ए अपॉन E2। ठीक है। अब देखो कैसे मान रखे हैं। हाँ क्या पूछ रही थी तुम? सर बेस तरंग का फिर सर कैसे पता चलेगा सर? वो करते सवालों का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरह, और जब पूरी प्रायिकता हो जाती है, दूसरे तरीके से नहीं हो रहा हो, तो समझ लो वो बेस थ्योरम का सवाल है। बेस थ्योरम में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस चीज के बारे में पता हो, फिर दूसरी चीज पहले बक्से में से हो या दूसरे बक्से में से हो, ऐसा लगे तो समझो बेस थ्योरम लगेगी। भाई यहाँ पे भी क्या हो गई? 2 कंडीशन हो गई। खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, नहीं हो,
तो अपन जी सोचेंगे ना कि पहले तो एक पत्ता खो गया, अब वो खोया हुआ पत्ता ईंट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर उसके बाद 2 पत्ते निकालने हैं। तो ऐसी 2 कंडीशन एक साथ आया तो समझ लो इसमें बेस थ्योरम लगेगी, है ना। अब पहली शर्त क्या है कि खोया हुआ पत्ता काय का हो, ईंट का, ठीक है। फिर उसमें से 2 पत्ते ईंट के निकाले जाएं, ये बात की है। तो खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, इसका मतलब 52 पत्तों में से एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 52 पत्तों में से एक ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ते 13 होते हैं ना, 13/52। ईंट के पत्ते 13 होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़ी और 13 हुक्म के, 13 होते हैं, 13 चौक 52। अब सुनो, हाँ, पहली हमने प्रायिकता क्या लिया कि खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, तो ईंट के 13 ही होते हैं ना, तो 52 में से 13वां पत्ता, 13 में से कोई पत्ता खोया, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, पत्ता ईंट का खोया, उसके बाद ईंट के 2 पत्ते निकाले। अब ध्यान से सुनो, पहला ईंट का पत्ता निकलेगा तो 12/51 होगी कि नहीं भाई। ईंट का पत्ता खो गया, अब गड्डी में कितने पत्ते रह गए, 51 रह गए, और ईंट के कितने रह गए, 12, ठीक है। तो पहला निकलेगा 12/51 में से, और दूसरा निकलेगा 11/50 निकलेगा क्या, नहीं बताओ। ऊपर की जो घटना तो यहाँ लिखी 13/52, 12/51, 11/50 प्लस। अब दूसरी घटना क्या हो सकती है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का ना हो, ईंट का नहीं हो, तो इसका मतलब बिना, सुनो, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं तो ईंट का नहीं है जी, कन्फर्म करके चल रहे, तो 13 हटा दो उनमें से, तो 52 में से 13 गए तो कितने बचे, 39। अब 39, तो 39 में से कोई एक पत्ता खोया शुरू में तो 52 पत्ते ही थे गड्ढे, तो 52 जी कौन सा है, खोया हुआ पत्ता ईंट का ना हो, उसकी प्रायिकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पत्ते काय के निकाले, ईंट के, भाई 2 पत्ते, तो ईंट के निकालेंगे तो ईंट के तो पूरे 13 के 13 ही होंगे, लेकिन गड्ढी में तो 51 पत्ते होंगे। फिर दूसरा भी ईंट का ही निकले तो 12/50। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ, कैलकुलेशन समझाते जाओ, देखो बताओ, सुनो ध्यान से, 52, 51, 50, 52, 51, 50, 52, 51, 50, नीचे की संख्या तो हटा दें, ऊपर की लिख दो बस, 13, 12, 11, फिर नीचे 13, 12, 11, 39, 13 और 12, तो 39, 13, 12, ठीक है, 39, 13, 12। अब सुनो, 13, 12 भी हटाना कॉमन लगे, देखो कितनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 13 गुणा 12 गुणा 11, नीचे से 13 गुणा 12 कॉमन और कर लो, तो यहाँ क्या बची, 11, क्यों, यहाँ कितनी बची, 39, हाँ सुनो, 13, 12, 11, 13, 12, 11, और इधर अपन ने 13, 12 निकाली, तो इधर क्या बचेगी, 11, इधर कितनी बचेगी, 39, तो ये 13 से 13 कट गए, 12 से 12 कट गए, और कितना आ गया आंसर, 11/50। देखो आंसर, ये बीच में बोला करो कचरू, लास्ट में पूछ लिया करो कि कहाँ कैलकुलेशन, मैं खुद कैलकुलेशन भूल गया, तो इतने गुणा भाग लिख रहे हैं, मशीन थोड़ी है कि मैं तो 80% सही बोलता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। और 4/5 का मतलब क्या है, 80%, भाई 4/5 सत्य बोलता है, सत्य कितना बोलता है वो, 4/5, 4/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 20 होता है, 20 चौक 80, 80% हो गया, ठीक है। और असत्य कितना बोलता है, 20%, माने 1/5, है ना। अब सुनो, उस आदमी के बारे में किसी को नॉलेज है कि वो ये आदमी 80% सत्य बोलता है और 20% झूठ बोलता है। अब उसने क्या किया, तुम्हें बताया, जैसे कोई भी आदमी अपनी घटना बताया था ना, ऐसे ही उसने बताया कि मैंने सिक्का फेंका और सुबह सुबह क्या आया, चित। तो अब तुम ये सोचो
कि इसने सही बोला है या झूठ बोला है, वाकई में चित्त आया था कि नहीं आया था। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है ना? बढ़िया सवाल। अब जाए जैसे सवाल समझ में आने के बाद इसका गणितीय रूपांतरण कैसे करोगे, जिस समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो प्रायिकता, पहली चांस क्या है कि उसने सिक्के को फेंका और चित्त माने क्या हो गया, हेड आया, है ना? तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, हेड आया, हमने मान लिया कि चित्त आया, है ना? और उसने सत्य बोला, तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। ठीक है, तो जी घटना तो नीचे लेंगे, बेस थ्योरम ही लग रही है यहाँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल नहीं लिख रहा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आया तो होगा चित्त ही, उसने आया तो चित्त ही होगा, लेकिन उसने झूठ बोलना, असत्य भी तो बोल सकता है वो। तो मतलब कहने का मतलब, मान लो चित्त नहीं आया, अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि उसने वो झूठ बोला, तो चित्त नहीं आया, चित्त नहीं आया तो टेल आया, मतलब हेड नहीं आया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 लगेगी। और झूठ बोला उसने 1/5, भाई ऐसा भी तो हो सकता है वो झूठ बोले, 20% संभावना झूठ बोलने की भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसका चित्त आया और उसने सही बोला, ठीक है। और यहाँ पे चित्त आया, सही बोला, चित्त नहीं आया, गलत बोला, ऐसा भी तो हो सकता है, झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हटा दें अपन, हाँ सुनो, 5 2 5 2 5 सब जगह से हटा दो, ऊपर क्या बचेगी 4, नीचे कितना 4 धन 1 4/5। आंसर कौन सा है देखो, ए वाला। देखो आंसर शीट में मैच और कर लो, हाँ मैच कर लो, क्योंकि आंसर देखिए क्या है, विश्वास हो जाता है कि सही भैया आंसर। ए अगर उपसमुच्चय होगा बी का, तो पहले तो जी बता दो कि पी ए सर्वनिष्ठ बी कितने के बराबर होगा, बी के बराबर होगा सर, नहीं सुनो, जैसे इसमें बताऊं, वेन डायग्राम इसका बताऊं, तुम लोग क्या है कि 11th से ढंग से पढ़ के नहीं आए हो, ये ए और बी है, ठीक है। तो ए उपसमुच्चय बी का माने ए के सारे अवयव काय में, बी में, ए छोटा है तो ए के सारे अवयव बी में होंगे। तो अगर अपन इसका सही डायग्राम बनाए तो ये ऐसे हो जाएगा, ए वाला इसके भीतर आ जाएगा। अब इनका उभयनिष्ठ निकालें दोनों का, तो ए सर्वनिष्ठ बी ए के बराबर होगा, है ना, छोटे के बराबर होगा भाई। जैसे एक के जेब में 10 रुपए, एक के जेब में 100 रुपए, तो कॉमन कितने हुए 10 रुपए, जो छोटा होगा वो बचेगा, ठीक है। अब इसमें जी कितने के बराबर आ जाएगा, पी ए सर्वनिष्ठ, ठीक है। पी ए बटे बी का सूत्र क्या होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी, ठीक है। अब अपना ये पता चल गया कि पी ए जी पी ए बटे पी, ठीक है। पी ए सर्वनिष्ठ पी ए के बराबर बचा, हाँ। अब सुनो, जी भी दिया क्या आंसर, नहीं दिया, अगर ये दिया होता तो ये करेक्ट हो जाता। अब सुन लो पहले, पी ए बटे बी का मान पी ए से क्या होगा, हमेशा बड़ा या बराबर।